हेलो बच्चों। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। करीब करीब वो अंतिम टॉपिक आ रहा है उसका, सांद्रता सेल, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सांद्रता सेल को लेते हुए बेटा विद्युत अपघटनी सेल की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो देखो सांद्रता सेल क्या होता है। देखो बेटा अपन लोगों ने अभी जो धातु इलेक्ट्रोड्स लिए थे, दो अर्ध को सेल लिए थे, तो अर्ध सेल जो भी अपन लोगों ने लिए उन दोनों अर्ध सेल में विद्युत अपघट्य अलग अलग लिए, धातु अलग अलग ली, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है बेटा सांद्रता सेल में दोनों ही इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बेटा, दोनों अर्ध सेल, ठीक है, समान इलेक्ट्रोड के होते हैं। क्या होते हैं? समान इलेक्ट्रोड के होते हैं। तो मान के चलो हमारे पास एक ही धातु और एक ही इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, ठीक है। तो क्या हम लोग विद्युत जो है रासायनिक सेल बना सकते हैं क्या, गैल्वेनी सेल बना सकते हैं? तो आंसर है यस, ठीक है। तो कैसे बेटा, हमारे पास दो धातु है ही नहीं है, तो अपन लोग क्या करें, जैसे यहां पे अपन लोग धातुओं को क्या करें बेटा, ले लें, ठीक है। और ठीक है, सपोज अपन लोग बेटा यहाँ पे जिंक और Zn2+ को ले लिया अपन ने, और यहाँ पे भी जिंक सल्फेट ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे बस फर्क ये है बेटा कि यहाँ पे अलग अलग सांद्रता ले लिया हमने, C1 और C2, है ना, ओके। और सारा काम अपन लोगों का बिल्कुल वैसे ही का वैसा है, ठीक है, जो गैल्वेनी सेल के लिए लेते हैं, ठीक है। अपन लोगों को पता है बेटा कि एक वर्किंग सेल के लिए क्या होना चाहिए, ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा, Zn सॉलिड टू Zn2+ एक्वस। ये सिर्फ एक केस ले रहे हैं अपन लोग, एक एग्जांपल है जिसको अपन लोग समझ रहे हैं, Zn2+ एक्वस टू Zn सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन C1 है, ठीक है, और ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C2 है, ओके। तो C1 और C2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि अगर ये सेल काम कर रहा होगा तो एनोड हाफ सेल में क्या चल रहा होगा, एनोड हाफ सेल में चल रहा होगा Zn सॉलिड गिव्स व्हाट, Zn2+ एक्वस, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और कैथोड हाफ सेल में क्या चल रहा होगा, यही जो है दो इलेक्ट्रॉन को Zn2+ रिसीव करके Zn सॉलिड में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि अपन लोगों को पता है कि ओवरऑल सेल रिएक्शन जो होगी, ठीक है, आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि ये Zn2+ एक्वस जो है वो किसका है, एनोड का, और ये Zn2+ एक्वस जो है किसका है, कैथोड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, Zn सॉलिड Zn2+ एक्वस, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, Zn2+ एक्वस प्लस Zn सॉलिड, ठीक है। ये बात समझ आ रही है अपन को? अब देखो यहाँ पे जो है अपन लोगों ने एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन C1 ले रखी है बेटा, तो अपन लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, आप इसको कैंसिल आउट मत कर देना, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी या सक्रियता से ही हमें मतलब है, और दोनों की सक्रियता या सांद्रताएं अलग अलग हैं, इसी वजह से तो वो सेल रिएक्शन हो पा रही है, ठीक है। नहीं तो अपन लोग ये जानते हैं कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा बेटा तो E0 सेल क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि सांद्रता सेल के लिए E0 सेल 0 क्यों होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन तो दोनों की एक जैसी होगी, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों ही अर्ध सेल की जो है स्टैंडर्ड जो कंडीशन होगी वो क्या रहेगी बेटा, एक जैसी रहेगी, ओके। तो इसीलिए क्या होगा कि जैसे इस केस में E0 की बात करूं तो E0 क्या लिखूंगा मैं, E0 ऑफ कैथोड, कैथोड किसका बना है बेटा, जिंक का, ओके, और एनोड भी जिंक इलेक्ट्रोड का ही बना हुआ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, दैट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। ये 0 वोल्ट आ गया E0, ठीक है। समझ में आ गई बात? नाउ ये क्लियर हो गया अपन का, ओके। अब देखो इसमें
ये क्लियर है ना? ई नॉट सेल अपन लोगों का 0 होगा, कोई भी जो है अपन लोगों का सांद्रता सेल होगा, तो उस केस में क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ, ठीक है। अब यहां देखो एन कितना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो 2 है ना, ओके। और यहां पे क्या है, Zn2 प्लस जो है ये कौन सा वाला है बेटा, एनोड का, ठीक है। और ये किसका है, कैथोड का, मतलब लॉग ऑफ C1 बाई C2, ठीक है। C1 कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, एनोड की, और C2 कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, कैथोड की। ई सेल कितना है बेटा अपने पास, ई सेल पता करना है, ठीक है। और ई नॉट सेल तो आपका 0 हो ही चुका है, 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अपन लोगों को क्या चाहिए बेटा, वर्किंग सेल अगर देखना है तो वर्किंग सेल के लिए क्या होगा, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तो यहां पे क्या आएगा, माइनस 0.0591 अपॉन 2, ठीक है। यहां पे लॉग ऑफ C1 बाई C2 क्या है, ये नेगेटिव है, और लॉग ऑफ C1 बाई C2 भी क्या होगा, दैट मस्ट बी नेगेटिव। समझ पा रहे हो, क्लियर। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तभी तो ये ई सेल पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करें अपन लोग, ई यहां से अपन लोगों को निकल के आ रहा है बेटा कि C1 विल बी लेस देन C2, जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, एनोड की, वो कैथोड से कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये सेल काम करेगा, ओके। अच्छा, टाइम के साथ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वहां ई सेल भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक केस ले लेते हैं अपन लोग इसी में, मान के चलो C1 जो है बेटा आपका 0.01 है, ठीक है, और ये C2 0.1 है, क्लियर। तो ई सेल क्या आएगा, अच्छा देखो सांद्रता सेल में अपन लोगों को दिया जाता है केस जनरली, ठीक है। तो उस केस में क्या है, अपन लोगों को ई नॉट सेल नहीं दे रखे होते हैं, और क्वेश्चन पढ़ते ही अपन लोग ये सोचेंगे कि यार ई नॉट सेल तो दे ही नहीं रखे हैं, ना तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ना तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो उस स्थिति में क्या होगा बेटा, उस स्थिति में आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना बेटा, क्लियर। आप ध्यान से देखना, उसमें वहां पे सांद्रता सेल दे रखा होगा, ठीक है, तो सांद्रता सेल है, क्लियर। तो इस केस में क्या आएगा, देखो इस केस में अपन लोगों ने एक्सप्रेशन निकाले ही है, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ C1 मतलब 0.01, ठीक है, और ये कितना बेटा C2 0.1, ओके। तो यहां से कितना आएगा, ये आ रहा है 10 की पावर -1, ओके। सो माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 10 की पावर -1, मतलब लॉग -1 इधर भेज दो तो 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10, लॉग 10 कितना होता है बेटा, लॉग 10 होता है 1, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा 0.0285, ये बात समझ आ रही है अपन को, ठीक है। तो ये आपका हो गया ई सेल का वैल्यू। नाउ अब देखो एक आध केस और ले लेते हैं सांद्रता सेल पे। मान के चलो अपन लोगों ने बेटा लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, प्लेटिनम, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के तौर पे अपन लोगों ने HCOH लिया, ठीक है। सांद्रता जो है इसकी C1 मान के चलो 0.1 मोलर है, ठीक है, एक्वस। और यहां पे अपन ने एसिटिक एसिड लिया बेटा, ओके। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है सपोज करो ये एक्वस लिया, ठीक है, और यहाँ पे H2 गैस, प्लेटिनम सॉलिड,
इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 आपने ले रखी है, और यहाँ पे क्या है बेटा, लेट इट बी 0.2। ओके, अब देखो यहाँ पे अपन लोगों ने ये कॉन्सेंट्रेशन ले रखी है, और ये दोनों ही क्या है, वीक एसिड है। क्या है बेटा, वीक एसिड। इसमें Ka1 आपको दे रखा है 10⁻⁴, और इसका Ka जो दे रखा है एसिटिक एसिड का वो है 10⁻⁵। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देखें तो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या हो रहा होगा बेटा, एनोड पे H2 2H प्लस में जा रहा होगा। ठीक है, और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, H2 में जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे H2 जो है इसका ई सेल निकालोगे तो E0 तो 0 हो गया, E0 क्या हो गया, 0, माइनस 0.0591 अपॉन क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे अपॉन आ रहा है यहाँ पे 2 log ऑफ, देखो ट्वाइस ऑफ H2 गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी मैं लिख दे रहा हूँ P1 और इसका पार्शियल प्रेशर P2। ठीक है, सपोज करो ये P1 दोनों ही 1 एटमॉस्फेयर हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जब यहाँ पे देखो H2 ट्वाइस ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा, ट्वाइस ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, H2 गैस। इन दोनों को अगर ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, ये P1 प्रेशर पे और ये P2 पे, ये C1 कॉन्सेंट्रेशन पे और ये C2 पे। ठीक है, अच्छा जी, तो देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, H2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस, ये ट्वाइस ऑफ H प्लस कैथोड वाले हैं और ये पार्शियल प्रेशर एनोड का है। यहाँ पे H2 गैस एनोड का है, ये दोनों को ऐड कर रहे हो। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H प्लस एनोड का प्लस H2 गैस कैथोड पे। ठीक है, ये P2 आएगा, ये आपका C1 है, ये C2 है और ये P1 है। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो इस केस में क्या करोगे बेटा, E0 तो 0 है ही। ठीक है, ई सेल क्या लिखोगे इसका, ई सेल लिखोगे आप माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, पर ध्यान ये रखना होगा बेटा कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है, एनोड वाली। ठीक है, और ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है कैथोड वाली। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कौन सा बेटा, कैथोड वाला, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कौन सा है, एनोड वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर, अगर हाइड्रोजन के जो प्रेशर हैं वो 1 एटमॉस्फेयर ही हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ आपको ये देखना है कि यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। अब चूंकि हमें पता है ये वीक एसिड है बेटा, ठीक है, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आयनिक इक्विलिब्रियम से हम लोग जानते हैं कितनी आती है, √Ka1 × C1। ठीक है, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, इसको रब कर देता हूं। ठीक है, यहां पे आएगा आपका ई सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी Ka1 C1 होगी, और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितनी होगी, Ka2 C2 होगी। ठीक है, अब क्या होगा, लॉग ऑफ Ka1 C1, Ka1 कितना बेटा, 10⁻⁴ × 0.1 अपॉन 10⁻⁵ × 0.2। ठीक है, तो यहां से निकाल लोगे। क्लियर, सो ये आएगा आपका ये 10 और ये 1 हो जाएगा 1/0.2। ठीक है, सो यहाँ पे अपन लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, नेगेटिव में आएगी जहां तक वैल्यू। क्लियर, तो वो तो डेटा अपने हिसाब से अपन लोग मॉडिफाई कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई।
तो ये हो गया बेटा आपका सांद्रता सेल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इलेक्ट्रोलिसिस पे, विद्युत अपघटन पे, ठीक है, और विद्युत अपघटनी सेल पे। क्लियर बेटा, चलो। तो देखो बेटा यहाँ पे विद्युत अपघटनी सेल की हम लोग बात कर रहे हैं अब। तो चैप्टर का एक पार्ट तो अपना हो गया गैल्वेनी सेल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्लियर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इसका विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या करते हैं हम लोग, कोई विद्युत अपघट्य लेते हैं, जैसे कि सपोज करो हम लोगों ने क्या लिया बेटा, गलित NaCl ले लिया, ठीक है, NaCl, ठीक है, और ये गलित अवस्था में ले लिया। क्लियर। अब इसका क्या कर रहे हैं अपन लोग, विद्युत अपघटन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, विद्युत अपघटन। ओके। सो विद्युत अपघटन कराने से क्या होगा, यहां पे Na+ और Cl-, ओके, Na+ और Cl-, मान के चलो अपन लोग क्या है बेटा, एक बाह्य विद्युत वाहक बल सप्लाई करने वाली एक अपन लोगों ने बैटरी लगाई, ठीक है। अब यहां पे देखो एनोड और कैथोड अपन लोगों ने लिए, ठीक है। सो अपन लोगों को पता है यहाँ पे कि एनोड जो है बैटरी के जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा होगा, और कैथोड क्या होगा बेटा, बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा होगा। एनोड यहाँ पे पॉजिटिव होगा, जो कि गैल्वेनी सेल में नेगेटिव होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हो गई बेटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, देखो गलित NaCl लिया अपन लोगों ने, तो जो इसमें आयंस होंगे, क्लोराइड आयन क्या होगा बेटा, एनोड की तरफ भागेगा, एनायन एनोड की तरफ, और कैटायन कैथोड की तरफ भागता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई इस केस में क्या हो रहा है बेटा, ये जो बैटरी है ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सप्लाई कर रही है, ठीक है, और ये करंट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो इस विद्युत अपघट्य के अंदर जो है धारा का प्रवाह क्या हो रहा होगा बेटा, जो पॉजिटिव प्लेट मतलब एनोड प्लेट से कैथोड प्लेट की तरफ है, और यहाँ पे क्या है जो है ऊपर जो है धारा का प्रवाह जो है वो कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ होता है, ठीक है। अपन लोगों को पता है बेटा विद्युत अपघटनी सेल में एक नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अस्वतः प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया लेते हैं, जिसको हम लोग विद्युत ऊर्जा सप्लाई करके क्या करते हैं, संपन्न कराते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपन लोग Na और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड से हमें दोनों ही जो तत्वों को सेपरेट करना है, तो अपन लोग क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा देके उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोराइड आयन जो है आपका Cl+ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से दो क्लोराइड आयन क्या करेंगे बेटा, दो Cl एटम बनाएंगे, जो कि फाइनली क्लोरीन गैस के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो एनोड पे क्या होगा बेटा, क्लोरीन गैस निकलेगी और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझो बात को। अच्छा, अब जो है याद रखना विद्युत अपघट्य के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होते हैं, विद्युत अपघट्य के अंदर सिर्फ आयन का ही प्रवाह होगा। और कैथोड पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे कैथोड पे आएगा, कैथोड मतलब यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और यहाँ पे रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। तो कैथोड पे देखो कैटाइन जाएगा, Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, Na सॉलिड, सोडियम सॉलिड, ठीक है। तो एनोड और कैथोड पे जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो तत्व उत्पन्न हो रहे हैं वो है सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। तो विद्युत अपघटनी सेल में हम लोग क्या करा रहे हैं बेटा, एक अस्वतः प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया को विद्युत ऊर्जा की मदद से हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे दो बातें आएंगी, एक तो ये है बेटा, मतलब यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, विद्युत अपघटन जो हुआ है, इसमें
हम लोग बात करेंगे कि भाई तत्वों का निरीक्षण, एनालिसिस, ठीक है। ओके, क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कौन से तत्व वहां पे उत्पन्न होंगे। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा कैटायन मौजूद हैं और एक से ज्यादा एनायन मौजूद हैं तो कौन सा कैटायन कैथोड पे जाएगा, कौन सा एनायन एनोड पे जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कौन उत्पन्न होगा बेटा इलेक्ट्रोड के ऊपर, ये तत्वों का जो है जो भी पदार्थ बन रहा है, ठीक है, वो किसका बनेगा, इलेक्ट्रोड पे कौन जमा होगा। और मात्रात्मक एनालिसिस, ठीक है, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक निरीक्षण कि जो भी उत्पन्न होगा उसकी मात्रा कितनी होगी। समझो बात को, क्लियर। सो यहां पे पहला है क्वालिटेटिव और दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये बात समझ में आ रही। तो विद्युत अपघटनी सेल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो विद्युत अपघटन स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पहले आएगा। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पहले हम बात करते हैं कि तत्वों का निरीक्षण कि कौन उत्पन्न होगा, ठीक है। और फिर मात्रात्मक में आएगा फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो फैराडे के जो नियम आएंगे वो इसमें पढ़ेंगे अपन लोग मात्रात्मक निरीक्षण में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा यहाँ पे तत्वों का निरीक्षण या विद्युत अपघटन, ठीक है। तो जो विद्युत अपघटन हो रहा है, ठीक है, यहां पे देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है, कौन उत्पन्न होगा, ठीक है, एनोड के ऊपर कौन जाएगा और कैथोड के ऊपर कौन जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे जैसे अपन लोग एक बात समझते हैं यहाँ पे पहले, जैसे जलीय NaCl है, क्या है, जलीय NaCl का जो है विद्युत अपघटन, ठीक है। अभी हम लोगों ने किसका करा था बेटा, मोल्टन NaCl का, गलित NaCl का, ठीक है। लेकिन अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, जलीय NaCl का जल अपघटन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है एनोड और कैथोड पे कौन उत्पन्न होगा ये हमें देखना है। एनोड और कैथोड पे उत्पन्न होने वाले जो तत्व हैं, ठीक है, कैथोड पे बेटा जो उत्पन्न हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, ठीक है। जबकि यहां पे क्या है, क्लोरीन गैस उत्पन्न हो रही है, ठीक है, क्लियर। अब आप देखो यार, सोडियम प्लस को यहाँ पे क्या होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उत्पन्न कौन हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, और एनोड पे कौन हो रहा है बेटा, क्लोरीन गैस। तो ये कहाँ पे, ये बात कैसे शुरू हुई बेटा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस कैसे आ गई, ठीक है, सोचने वाली बात है। हमने लिया क्या है, देखो हमने लिया है यहाँ पे NaCl एक्वस, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जलीय लिया है। तो यहाँ पे क्या है, देखो Na+ और Cl- एक्वस, ठीक है। सो यहाँ क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स अपन ने लिए, है ना। सी अब क्या होगा यहाँ पे, देखो Na+ जो है जाएगा बेटा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा, देखो Na+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na सॉलिड, ठीक है। तो Na सॉलिड आना चाहिए बेटा, लेकिन हम देखें यहाँ पे कि हमें मिल क्या रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कैसे मिली, देखो बेटा
अगर वाटर की बात करें हम लोग, तो वाटर खुद में ही क्या होता है, एक वीक जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, जो कि अपना विद्युत अपघटन कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, H2 गैस में जाएगा वो, ठीक है। किस में जाएगा बेटा, H2 गैस में, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ OH माइनस, ठीक है। तो भाई H2 गैस में ही क्यों गया वो, ठीक है, मतलब कैथोड पे H2 गैस ही क्यों मिली, Na+ क्यों नहीं मिला, इसका कारण क्या है बेटा, इसका कारण है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। E0 की वैल्यू यहाँ पे बेटा -2.71 वोल्ट है, और यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए E0 की वैल्यू है -0.83 वोल्ट। समझो बात को। अब जरा इनको कंपैरिजन करो, ठीक है। अगर हम देखें दो तत्व जो हैं, ठीक है, एक विलयन में पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, सापेक्ष रूप से उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब उसकी अपचयन की प्रकृति ज्यादा होगी, जिसका SRP ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे कि वाटर का H2 में जो कन्वर्जन है उसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा है बेटा, -0.83, ठीक है, समझो बात को। और यहाँ पे Na+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा है बेटा, -2.71। कौन सी वैल्यू ज्यादा है, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर खुद ही क्या करेगा बेटा, विद्युत अपघटन में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो वाटर मौजूद ही नहीं था, गलित NaCl में क्या था, वाटर मौजूद ही नहीं था, तो वहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं था, समझो बात को। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे Na+ ही क्या हुआ, कैथोड पे गया, ठीक है। और जबकि वहां पे क्या है, कंपटीशन था, ठीक है। जब दो आयंस के बीच में कंपटीशन हो तो वहां पे क्या होगा, उस आयन का क्या होगा बेटा, डिस्चार्ज होगा, वो आयन डिस्चार्ज होगा जिसका क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो बेटा, ज्यादा हो, ठीक है, क्लियर। अगर एनोड पे देखेंगे तो एनोड पे हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है, और कैथोड पे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कंपैरिजन कर लेंगे। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि भाई जिस भी धातु का या जिस भी तत्व का जो है अपचयन विभव, ओके, मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी अपचयन होने की प्रकृति ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कैथोड पे अपचेत कौन होगा बेटा, देखो वाटर अपचेत होगा हाइड्रोजन गैस में, तो ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हम देखें कि Na+ की रिड्यूस होने की प्रकृति बेटा बहुत बहुत कम है, नेगेटिव साइन यही बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये कम नेगेटिव है, ठीक है। जितना ज्यादा ऋणात्मक SRP वैल्यू होगा, मतलब रिडक्शन या अपचयन होने की प्रकृति या प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो जलीय NaCl का विद्युत अपघटन हो गया, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया, सी अब बात आती है बेटा एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे तो समझ में आ गया अपन लोगों को, एनोड पे जरा कंपटीशन देखो। एनोड पे क्या होगा, Cl- जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, और Cl- क्या करेगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्वाइस ऑफ Cl-, ठीक है, 2Cl2, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए E0 की वैल्यू कितनी है बेटा, -1.36 वोल्ट, ठीक है। अब बोलो कि सर यहाँ पे वाटर है, तो वाटर का क्या ऑक्सीडेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। तो यहाँ पे देखो H2O, ठीक है, का जो है ऑक्सीडेशन होगा O2 में, ठीक है, +4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए E0 कितना है बेटा, -1.21 वोल्ट, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है बेटा क्लोरीन और ऑक्सीजन के लिए अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो फिर उसको जो है किसको उत्पन्न होना चाहिए बेटा, ऑक्सीजन को उत्पन्न होना चाहिए। जैसा कि अपन लोगों ने अभी सीखा कि भाई E0 RP जितना ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, अपचयन प्रकृति क्या होगी बेटा, उतनी ज्यादा होगी।
अपचयन प्रकृति उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और जिसका E0 OP ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीकरण प्रकृति ज्यादा होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? अच्छा जी, तो ये आपका आ गया -1.36 वोल्ट और ये क्या आ गया बेटा -1.21 वोल्ट। ठीक है, तो एनोड और कैथोड की जो कहानी है ये तो समझ में आ ही रही होगी यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे अपन लोगों ने क्लोरीन को क्यों डिस्चार्ज करा, ऑक्सीजन को क्यों डिस्चार्ज नहीं करा। ठीक है, उसका कारण है बेटा यहाँ पे ओके ओवर वोल्टेज, ठीक है, ऑफ गैस। ओवर वोल्टेज एक एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है बेटा, ठीक है, मतलब सिर्फ गैस के लिए ये जो है अप्लाई होता है गैस के लिए कि कोई भी गैसीय अवस्था की रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को जो एक्स्ट्रा वोल्टेज देना है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो ठीक है, ठीक है, वो तो हम लोगों ने क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जो है मापे हैं, ठीक है। लेकिन जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो विद्युत अपघटन में इस अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को कहीं ज्यादा वोल्टेज शुरुआत में देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वोल्टेज इसके अलावा देना है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। क्लोरीन के लिए ओवर वोल्टेज कम है, ऑक्सीजन के लिए ओवर वोल्टेज ज्यादा है, इसलिए इस अभिक्रिया को स्टार्ट करना बेटा थोड़ा सा स्टार्टअप दे पाना मुश्किल होगा, इस अभिक्रिया का चालू हो पाना आसान होगा, ठीक है। समझ बात को? तो गैसेस के लिए हम लोग ओवर वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा ओवर वोल्टेज की वजह से ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व होगा, सिर्फ क्या होगा बेटा क्लोरीन इवॉल्व होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो तो बढ़ते हैं जलीय NaCl का विद्युत अपघटन, ठीक है, ये बात समझ आ गई बेटा। अब देखो इसी प्रकार से क्या है आप देख सकते हो अपनी जो है आप लोग मॉड्यूल निकालो, विद्युत अपघटन अपन लोग देखें यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है और यहाँ पे बेटा पेज नंबर 1.19 को जरा ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है, पेज नंबर 1.19 को, ठीक है, उसमें सारी बातें ये लिख रखी हैं, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को गो थ्रू करा देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है, तो आपके कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। 1.19, ठीक है, इसमें देखो बेटा विद्युत अपघटन में पहले तो ये है कि इलेक्ट्रोड हमें देखने हैं कि वो निष्क्रिय हैं, हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड लिए हैं, मतलब उनका खुद का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा हो, ठीक है, जैसे प्लेटिनम या ग्रेफाइट के जो इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 1.19 पे एक निष्कर्ष करके लिखा हुआ बेटा, ठीक है, कैथोड पर जो है सामान्यतः एस तथा पी ब्लॉक तत्वों इत्यादि का अपचयन विभव जल से कम होता है, अतः जो है जल से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अगर हम जलीय विलयन ले रहे हैं तो कैथोड पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है अगर वहां पे S और P ब्लॉक के तत्व मौजूद हैं, ठीक है, जैसे लिथियम प्लस Na+ जो धातु आयन हैं, ठीक है, जो S और P ब्लॉक के हैं। कैथोड पर क्या होगा बेटा, कैथोड पर जो है अगर D ब्लॉक की धातुएं हैं सामान्यतः, जैसे सिल्वर आयन है, कॉपर है, क्रोमियम है, प्लेटिनम है, ठीक है, तो इनका अपचयन विभव बेटा वाटर के अपचयन विभव से मतलब -1.21 से सॉरी -0.83 से ज्यादा होगा। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे जलीय कॉपर सल्फेट लेते, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता, कैथोड पर कौन जाता बेटा, जैसे कि यहाँ पे दूसरा मैं एग्जाम्पल लूं, ठीक है, कि जलीय कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन, ठीक है, आप ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है, कि इसका लॉजिक क्या है और फिर तो याद ही रख लेना सबके रिजल्ट, ठीक है। और मान के चलो किसी का रिजल्ट भूल भी जाओ तो आपको विद्युत जो है अपघटन कराते वक्त ये देखना है कि किसका SRP वैल्यू ज्यादा है और किसका SRP वैल्यू कम है, ठीक है। सामान्यतः जो पूछे जाते हैं केस उनका तो मैं लिख ही दे रहा हूं तो आपको याद ही रह जाएगा बेटा। तो जलीय कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन, ठीक है,
अब देखो बेटा, ये केस समझ लिया तो अपन लोगों को सब बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब जो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है उनको लेते हुए, ठीक है। तो निष्क्रिय इलेक्ट्रोडों को लेते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा देखो, कॉपर 2 प्लस है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब इसमें क्या करा अपन लोगों ने, कॉपर सल्फेट ले लिया बेटा, ठीक है। तो कॉपर 2 प्लस आयन होंगे और सल्फेट आयन होंगे, ओके। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव व्हाट, Cu सॉलिड, ठीक है। और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गया बेटा, कॉपर 2 प्लस, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कैथोड पे, किस पे, कैथोड पे, ओके। और वाटर का क्या है बेटा, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके लिए E नॉट की वैल्यू आ रही है 0.34 वोल्ट और इसके लिए E नॉट की वैल्यू आ रही है माइनस 0.83 वोल्ट। किसका SRP ज्यादा है बेटा, ऑब्वियस है कॉपर आयन का SRP ज्यादा है, तो कैथोड पे कौन बनेगा बेटा, यहाँ पे कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, कॉपर, कौन डिस्चार्ज होगा, कॉपर, ठीक है। तो याद रखो इस केस में कॉपर डिस्चार्ज होगा कैथोड पे, ठीक है। और एनोड पे क्या होगा भाई, एनोड पे देख लो बेटा, एनोड पे ये तो ध्यान ही है ना, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको 0.34 वोल्ट ही तो मिलता है बेटा, ठीक है। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे देखो ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स व्हाट, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सल्फेट आयन जो है बेटा ट्वाइस ऑफ SO4 गिव्स S2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए E नॉट जो है वो आएगा आपका माइनस 2.21, ठीक है। अच्छा, और इसका कितना आएगा बेटा, माइनस 1.23 वोल्ट, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑक्सीजन और या वाटर के और सल्फेट आयन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कंपैरिजन करके तो ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही बेटा, ऑक्सीजन के लिए, है ना। तो एनोड पे कौन जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो आप देखो इस टेबल में लिख रखा है बेटा, एक्वस कॉपर सल्फेट पे एनोड पे कौन गया, ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन गया, कॉपर, ठीक है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की जगह ये तो लिख लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड लेते, क्या लेते बेटा, कॉपर इलेक्ट्रोड, ये भी कॉपर का और ये भी कॉपर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता, कैथोड पे तो क्या है बेटा, कॉपर 2 प्लस आयन भागता, ठीक है। और वाटर भागता, लेकिन डिस्चार्ज कौन होता बेटा, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कैथोड पे तो वो जाएगा, एनोड पे कहानी बदल जाती इस केस में, ठीक है। ये सेकंड केस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, यहाँ पे सक्रिय इलेक्ट्रोड है, ठीक है। सक्रिय मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में खुद भी भाग ले सकते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, एनोड पे जब हम लोग कॉपर ले रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा देखो बेटा, एक रिएक्शन और जुड़ जाएगी, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी तो संभव है कि कॉपर जो धातु है वो ऑक्सीडाइज होने लगे, इसका E नॉट क्या होगा बेटा, माइनस 0.34 वोल्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 होता है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस 0.34 वोल्ट। तो अगर हम देखें इन तीनों केसेस में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है बेटा, कॉपर की, है ना। तो ये वाला रिएक्शन पॉसिबल होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में एनोड पे क्या होगा बेटा, एनोड पे कोई डिस्चार्ज तो नहीं होगा, ऑक्सीजन या थायोसल्फेट आयन जो है बनेंगे, जो है बनेंगे तो नहीं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे जो रिएक्शन जाएगी वो Cu2 टू Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसीलिए बेटा अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इस जैसे जलीय कॉपर सल्फेट का जल विद्युत अपघटन करा रहे हैं,
कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करके, तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे कॉपर ऑक्सीडाइज होगा और कैथोड पे कॉपर ही क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है, कॉपर आयन रिड्यूस होंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका विद्युत अपघटन करा के प्यूरिफिकेशन करा सकते हैं बेटा, ठीक है, शुद्धिकरण कराते हैं हम लोग, ठीक है। धातु निष्कर्षण में आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉपर और सिल्वर आयन या कॉपर का, ठीक है, या सिल्वर का या गोल्ड का, इनका क्या करते हैं बेटा अपन लोग, विद्युत अपघटन करा के जो है शुद्धिकरण करते हैं। कैसे, तो ये विद्युत अपघटन का एक एप्लीकेशन भी है कि हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट की क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स डालते हैं कॉपर के, ठीक है, एक शुद्ध प्लेट लेते हैं बेटा, किसकी, शुद्ध प्लेट कॉपर की जो है कैथोड बनाती है, ठीक है, और अशुद्ध प्लेट क्या करती है बेटा, ये एनोड बनाती है। जो भी धातु को निष्कर्ष किया है अपन लोगों ने, धातु निष्कर्षण से क्लियर कॉपर को, उसमें कॉपर जो है अशुद्ध थोड़ा सा होगा, तो उसकी अशुद्ध कॉपर की जो है अपन लोग क्या करते हैं, एनोड प्लेट बनाते हैं बेटा, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा बेटा, कैथोड पे ये शुद्ध जो प्लेट थी कॉपर की, उसके ऊपर विलयन से कॉपर आयन क्या होंगे बेटा, जमा होते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहां पे क्या होगा, जो अशुद्ध होगी बेटा प्लेट, उससे कॉपर आयन क्या होंगे, निकल के क्या होंगे, विलयन में जाते जाएंगे। तो विलयन के अंदर कॉपर आयन की सांद्रता भी मेंटेन रहेगी। तो इस प्रकार क्या होगा बेटा, ये जो है एनोड प्लेट जो है कमजोर होती जाती है, पतली होती जाती है, और कैथोड प्लेट क्या है, मोटी होती जाएगी। समझ लो बात को। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो अपन लोग धातु निष्कर्षण करते वक्त, ठीक है, इस तरीके की धातुओं का, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो धातु है बेटा, उनका शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। तो ये अपन लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग ये निर्धारित कैसे करें बेटा कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पे कौन बनेगा। तो आप ये टेबल पहले देख लो, ठीक है, इसको याद रखना है फाइनली, ठीक है। ये आपको टेबल दे रखी है। एक्वस NaCl का विद्युत अपघटन कराएंगे तो प्रोडक्ट कौन मिलेगा, एनोड पे क्लोरीन और कैथोड पे कौन मिलेगा बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है। जलीय NaOH का अगर विद्युत अपघटन कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगा बेटा और कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगा। जलीय कॉपर सल्फेट का जल अपघटन कराएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा एनोड पे, कॉपर कैथोड पे मिलेगा। जलीय कॉपर क्लोराइड, ठीक है, का विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, एनोड पे कौन आएगा बेटा, क्लोरीन, और कैथोड पे कौन जाएगा, कॉपर। ओके, H2SO4 या HCl का अगर अपन लोग क्या कराते हैं बेटा, एक्वस HCl का जल अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, सॉरी, ठीक है। तो विद्युत अपघटन कराने से कैथोड पे अपन लोगों को हाइड्रोजन और एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन। ये सारी पूरी टेबल आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्लियर। अब सवाल ये है कि ये कैथोड और एनोड पे कौन जाएगा, ठीक है। इसको हम जज कैसे कर रहे हैं बेटा, जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव से जज करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड विभव जो है बेटा, वो आते कहाँ से हैं, वो अपन लोगों को दे रखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी विद्युत रासायनिक श्रेणी पे, और ये क्या है और इससे फायदा क्या है, इसको थोड़ा सा याद रखने से, ठीक है। तो चलो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ लेते हैं पहले बेटा, ठीक है। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, हमने जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैं सभी एलिमेंट्स के, ठीक है, उनके कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। उनको एक साथ इकट्ठा करके लिखा है एक क्रमबद्ध तरीके में, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को देख रहे हैं बेटा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे हम लोगों ने इस श्रेणी को लिखा है, ठीक है। तो अगर हम सबसे ऊपर देखें तो लिथियम प्लस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या बेटा, -3.05, ठीक है। तो अब जैसे जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू या E0 की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा,
तत्व की जो है रिड्यूस होने की प्रवृत्ति क्या होगी बेटा? अपचायक प्रवृत्ति, अपचयन प्रवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है। और जब कोई एलिमेंट अपचयित ज्यादा होता है तो ऑक्सीकृत कम होता है, मतलब वो उसकी अपचयन प्रवृत्ति तो बढ़ेगी, साथ में क्या है बेटा, उसकी दूसरे तत्व को साथ में ऑक्सीकरण क्षमता, उसकी ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ेगी, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखें बेटा, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप नेगेटिव से क्या हो रहे हो? पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। आप इस टेबल को खोल सकते हो, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि पूरी बना सकता मैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे कि लिथियम का एसआरपी वैल्यू सबसे कम है, मतलब लिथियम की अपचयन प्रवृत्ति सबसे कम है, ठीक है, क्लियर, ओके। इसीलिए ये सबसे पुअर क्या होगा? ऑक्सीकरण क्षमता वाला तत्व होगा। या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो E0 आरपी जब कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? E0 आरपी कम होने पे अपचयन प्रवृत्ति कम होगी, ठीक है, अपचयन प्रवृत्ति घटेगी, या हम बोलेंगे ऑक्सीकरण प्रवृत्ति क्या होगी? ऑक्सीकरण प्रवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है। और ऑक्सीकरण प्रवृत्ति बढ़ेगी, साथ में क्या होगा बेटा? जो अपचायक क्षमता है, अपचायक क्षमता या अपचयन क्षमता, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर कोई तत्व ऑक्सीकरण ज्यादा होगा, उसका ऑक्सीकरण आसान होगा, तो वो दूसरे को क्या करेगा बेटा? अपचयित करेगा, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस सीरीज को तो याद रख लेना बेटा, सबको याद ही होगा, ठीक है। मैंने जैसे इसकी कोडिंग बना रखी है, लेके 12 सरदार का नाम, ठीक है, मांगे अली महान, ओके। फिर उसके बाद जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, इस तरीके से मैंने पूरा बना रखा है अपना, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से याद कर लिया हूँ, ठीक है। लेकिन अपन लोगों के पास ऑनलाइन में समय भी नहीं है, तो आप लोग अपनी कोडिंग लिख लेना, उसको याद कर लेना, ठीक है। आप जो है यहाँ पे जो काम की बात है वो ये समझो बेटा, यहाँ पे नीचे जैसे जैसे जाएंगे हम लोग, तो ये एसआरपी वैल्यू नेगेटिव से क्या हो रही है बेटा? पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे जा रहे हो बेटा, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एसआरपी वैल्यू बढ़ रही है। एसआरपी वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा? एसआरपी वैल्यू जब बढ़ती है तो ऑक्सीकरण क्षमता क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। ऑक्सीकरण क्षमता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पे क्या बेटा? अपचायक या अपचयन क्षमता बढ़ रही है, किसी भी तत्व की अपचयन क्षमता बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे H प्लस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको 0 देख रखा होगा, ठीक है, क्लियर। तो H प्लस से ऊपर जो है बेटा 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ऊपर जो है नेगेटिव वाले एलिमेंट्स हैं, और 0 से नीचे जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में धनात्मक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऋणात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, मतलब उनकी ऑक्सीकरण प्रवृत्ति ज्यादा होगी, ओके, और दूसरे को अपचयित करने की क्षमता ज्यादा होगी। जितना नेगेटिव जाओगे आप, ठीक है, एसआरपी वैल्यू या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा, अपचयन क्षमता उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जितना आप नीचे जाओगे बेटा, ठीक है, जितना पॉजिटिव होता जाएगा एसआरपी वैल्यू, मतलब खुद तो रिड्यूस होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीकृत करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण व अपचयन क्षमता, ये तो समझ में ही आ गया होगा बेटा। तो हम देख सकते हैं कि लिथियम जो होगा, ठीक है, लिथियम धातु, ठीक है, लिथियम प्लस आयन का लिथियम में आना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, समझ रहे बात को, ठीक है, ओके। क्योंकि इससे प्रबल जो है आपको अपचायक नहीं मिलेगा, ठीक है। ये खुद तो क्या होगा? अपचयित होगा, सॉरी ऑक्सीकृत होगा, तो दूसरे को क्या करेगा बेटा? ये अपचयित करेगा। तो इसलिए क्या है कि लिथियम से लिथियम प्लस से लिथियम को बना पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है।
लेकिन अगर हम बात करें लिथियम से, हम दूसरे एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम बेटा, लिथियम का लिथियम प्लस में जाना बहुत आसान होगा, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा, प्लस 3.05। इसीलिए अपन लोग देखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये सब क्या है, बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है, मतलब बहुत प्रबल अपचायक हैं। क्लियर? अच्छा, तो ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद बेटा वे तत्व जो हाइड्रोजन की तुलना में प्रबल अपचायक होते हैं वे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं, और हाइड्रोजन से प्रबल ऑक्सीकारक वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित होते हैं। मतलब हाइड्रोजन को हम लोगों ने यहाँ पे अगर रेफरेंस माना है बेटा, ठीक है, तो हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक ऊपर होंगे और हाइड्रोजन से प्रबल ऑक्सीकारक नीचे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे लिथियम क्या है बेटा, एक उत्कृष्ट अपचायक पदार्थ है, जबकि फ्लोरीन क्या है, एक उत्कृष्ट ऑक्सीकारक पदार्थ है, क्योंकि फ्लोरीन का जो है अगर हम देखें तो सबसे नीचे आएगा पीरियड इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ओके, उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है बेटा, मतलब फ्लोरीन सबसे आसानी से रिड्यूस होगा, तो मतलब दूसरे को बहुत आसानी से वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब धातु और अधातुओं की क्रियाशीलता, तो धातुओं की क्रियाशीलता जो है हम विद्युत रासायनिक श्रेणी से देख सकते हैं, ठीक है। क्या है बेटा यहाँ पे, धातुओं की क्रियाशीलता, तो धातुओं की क्रियाशीलता जो है, धातुओं की क्रियाशीलता किस बात पे निर्भर करती है बेटा, धातुओं की क्रियाशीलता इस बात पे निर्भर करती है कि वो कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, ठीक है ना, ओके, मतलब उनकी ऑक्सीकरण प्रकृति, ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण प्रकृति का मतलब क्या है यहाँ पे, धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो ऑक्सीकरण प्रकृति पर निर्भर कर रही है ना, ठीक है, मतलब यहाँ पे धातुओं का इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ठीक है, वो उसकी क्रियाशीलता को बताएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि धातुओं की जो क्रियाशीलता होगी बेटा उनकी ऑक्सीकरण प्रकृति पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और ऑक्सीकरण प्रकृति क्या होगी बेटा, उनके ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो जितना कम से कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा धातु की क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी, यही कहने का मतलब हुआ। कम से कम का मतलब क्या बेटा, जितनी नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू होगी धातुओं की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, उतना ही ज्यादा सक्रिय या क्रियाशील धातु होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लिथियम जो है सबसे क्रियाशील धातु होगा, ठीक है, क्योंकि लिथियम प्लस का जो है सबसे लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया। तो धातुओं की क्रियाशीलता, धातुओं की जो क्रियाशीलता है बेटा, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग नीचे आते हैं तो घटती है, ठीक है, और ऊपर जाते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। इसी तरीके से बेटा अधातुओं के लिए अगर हम बात करते हैं, अधातुओं जैसे हैलोजन है, ठीक है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की जो प्रकृति है उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, अधातुओं की क्रियाशीलता को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी अपचयन प्रकृति, ठीक है, अपचयन प्रकृति, या हम लोग बोलेंगे क्या, अधातुओं की जो क्रियाशीलता है, ठीक है, और ये धातुओं की जो क्रियाशीलता है, ठीक है, ये दोनों अपोजिट नेचर की होंगी बेटा। तो अधातुओं की जो क्रियाशीलता है, अपचयन प्रकृति, अपचयन प्रकृति इसका मतलब वो जितने अच्छे क्या हों बेटा, उनकी जो है ऑक्सीकरण क्षमता पे निर्भर करेगा, ठीक है, और अपचयन प्रकृति किस पे निर्भर करेगी, जितना ज्यादा उनका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना कम होगा, ठीक है। तो मतलब हम देखें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर नीचे आते हैं हम लोग, तो अधातुओं की क्रियाशीलता मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है बेटा, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो अधातु जितना नीचे आएगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी, मतलब ये क्रियाशीलता बढ़ती है,
ठीक है, समझो बात को। अच्छा, अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे कोई रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है, ठीक है, वो स्वतः होती है, उसके लिए ई सेल या ई नॉट सेल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो अगर धातुओं के लिए हम बात करें तो याद रखो बेटा, जैसे एक धातु दूसरी धातु को क्या कर रही है, विस्थापित कर रही है। ठीक है, तो जैसे सिल्वर को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो क्या कॉपर आयन विस्थापित होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बेटा? क्योंकि जिस धातु को हम लोग ले रहे हैं, जैसे सपोज करो कॉपर की प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिल्वर आयन के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कॉपर जो है ऑक्सीडाइज होगा कॉपर 2 प्लस में। ठीक है, और जो सिल्वर है वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, सिल्वर में। ठीक है, मतलब यहां पे क्या हुआ, सिल्वर आयन को विस्थापित कर दिया किसने, कॉपर ने। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, उसके विद्युत जो उसका एक लवण होगा उस धातु का, ठीक है, उसके विलयन से, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर धातु मौजूद होगी, अगर उसकी प्लेट को हम लोग डालते हैं, ठीक है, तो इस विलयन से जो है धातु आयन क्या हो जाएंगे बेटा, विस्थापित हो जाएंगे। क्लियर? मतलब कहने का ये हुआ कि ई नॉट जो है कॉपर आयन का क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि m प्लस m डैश है, ठीक है, प्लस गिव्स व्हाट बेटा, m प्लस प्लस m डैश। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि ई नॉट जो है ऑक्सीडेशन m डैश का, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ m शुड बी ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ m डैश। समझो बात को? ठीक है, या उल्टा लिख सकते हैं हम लोग कि ई नॉट ऑफ rp जो होना चाहिए बेटा, m डैश का ज्यादा होना चाहिए, ई नॉट ऑफ rp ऑफ m। ठीक है, तो कहने का यह मतलब है कि अगर धातुओं की केस की बात कर रहे हैं बेटा, तो ऊपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु को अगर हम लोग नीचे की धातु के लवण के विलयन में अगर डालते हैं, तो उस विलयन से नीचे वाली धातु क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार क्या बेटा, ये समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर को डालते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि जिंक सल्फेट बेटा Zn जो धातु है ऊपर है, ठीक है, कॉपर नीचे है। ठीक है, तो कॉपर जो है पहले से ही क्या है, अपनी रिड्यूस स्थिति में है, कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। जबकि उल्टा करेंगे बेटा यहाँ पे कि कॉपर 2 प्लस के विलयन में अगर हम जिंक की प्लेट को डालेंगे तो ये रिएक्शन संभव होगी। ओके, जिंक की ऑक्सीकरण प्रकृति ज्यादा है, तो क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो जिंक क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार बेटा अधातुओं के लिए अगर हम बात करते हैं, तो अधातुओं के लिए आप एसआरपी वैल्यू देखोगे। ठीक है, तो अधातुओं में क्या है, जिस अधातु का एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, वो कम एसआरपी वैल्यू की अधातु को क्या कर देती है, उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे कि हम बात करें यहाँ बेटा, क्लोरीन है, उसको KCl के जलीय विलयन में डालते हैं, ठीक है, सॉरी Ki के जलीय विलयन में डालते हैं, तो क्या होता है, KCl बनेगा बेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, I2 आएगा। ठीक है, समझो बात को? क्यों? क्योंकि E नॉट ऑफ Cl2 टू Cl माइनस, ठीक है, वो E नॉट ऑफ I2 टू I माइनस, ठीक है, से ज्यादा है। समझो बात को? तो अधातुओं के लिए ये बात यहाँ पे लिखी जाएगी बेटा कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसी अधातु का, ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? तो वो अपने किसी दूसरी अधातु के विलयन से, ठीक है, उसको विस्थापित कर देगी।
क्लियर। जैसे क्लोरीन जो है बेटा Ki के विलयन से आयोडीन को विस्थापित कर देगी, क्योंकि आयोडीन या आयोडाइड का, ठीक है, आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की अधातु होगी वो ऊपर की अधातु के विलयन से उस अधातु को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, ठीक है। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ पे Ki प्लस Br2 gives what? Kbr प्लस Kbr प्लस I2, तो ये क्या पॉसिबल होगा? नहीं बेटा, ठीक है। क्या पॉसिबल होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन लोग I2 को Kbr के सॉल्यूशन में डालें और यहाँ पे Ki प्लस Br2 बने, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो बेटा कि हेलोजन को जब पीरियडिक टेबल में देखें तो ऊपर की हेलोजन गैस, ठीक है, नीचे के हैलाइड आयन को क्या कर देती है, उसके सॉल्यूशन से विस्थापित कर देती है। जैसे क्लोरीन गैस ब्रोमाइड आयन को विस्थापित कर सकती है बेटा, ठीक है, ब्रोमीन के तौर पे, आयोडाइड को विस्थापित कर सकती है। ऐसे ही फ्लोरीन गैस जो है F2, ठीक है, गैस जो है वो KCl के विलयन से क्लोरीन को विस्थापित कर सकती है, ठीक है। ये संभव है, लेकिन उल्टा संभव नहीं है कि भाई क्लोरीन जो है KF से KCl और F2 में जाए, ये संभव नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हो? अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल या जल के साथ हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। अपन को पता है बेटा, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, क्लियर, या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है, एल्यूमिनियम हुआ, इनको एसिडिक वाटर में डालोगे, अम्लीय जल में डालोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये सारी कहानी अपन को पता है ना। तो ये आपकी बात होगी बेटा। अब अपन लोग बात करेंगे विद्युत अपघटन में मात्रात्मक फैराडे लॉ पे बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और विद्युत अपघटनी चालकता पे। तो ये बात समझ में आ रही होगी, ओके। अब आप लोग नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन और इसके जो है बेसिक एक बार पढ़ लो इसका, विद्युत अपघटन का, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन लोग। थैंक यू वेरी मच।